नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति के एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। यहाँ से कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है पहले भी, और अभी भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमें समझना है कि एक अच्छे अध्यापक की क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं। इस बिंदु को पढ़ते समय हमें बहुत व्यावहारिक होने की अपेक्षा की जाती है। हमें बहुत व्यावहारिक होकर इस बिंदु को समझना होता है। हम सीधा क्या कर सकते हैं कि हमारे अनुसार कौन से अध्यापक अच्छे होंगे, इस बात को शामिल नहीं करना है कि भाई कोई अध्यापक मेरे अनुसार अच्छे हैं या नहीं, इस बात से बचना है। हाँ, सामान्यतः कक्षा में कौन से अध्यापक सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छे हैं, ये बिंदु शामिल करना है। यानी कि व्यक्तिगत स्तर से इतर खुद को हटा के, मतलब सभी के लिए जो अध्यापक अच्छे हो सकते हो, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसको लेकर हम समझ सकते हैं। वही सारी हम कहेंगे एक अच्छे अध्यापक की विशेषताएं होती हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि एक अच्छा अध्यापक आप किसको कहेंगे, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न बताता हूं। पहले आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए, चारों ऑप्शन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता में शामिल हैं, लेकिन पूछा गया सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा उत्तर है, सबसे सही कौन सा है। जैसे आपको एक विकल्प दिया गया कि अध्यापक को धैर्यवान होना चाहिए। दूसरा विकल्प आपको दिया गया कि अध्यापक की वेशभूषा उत्तम होनी चाहिए। एक विकल्प आपको दिया गया कि अध्यापक उत्तम संचारकर्ता होना चाहिए, और एक विकल्प आपको दिया कि अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना चाहिए, अध्यापक को अपने विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। अब इनमें सर्वाधिक उपयुक्त आप क्या कहेंगे? ये सारे विशेषताएं हैं, चारों विकल्प एक अच्छे अध्यापक की विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी इन चारों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो आप कहेंगे कि अध्यापक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। यदि अध्यापक की वेशभूषा उत्तम है, लेकिन अध्यापक के पास में अपने विषय को लेकर उतना ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? वेशभूषा का कोई काम नहीं। एक अध्यापक उत्तम संचारकर्ता होने चाहिए, हमने पहले भी बात की है, संचार में भी ये हमने सीखा है, लेकिन अध्यापक के पास में विषय संबंधी ज्ञान हो, यह तो प्राथमिक आवश्यकता है। संचार कौशल को तो वो अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन यदि केवल संचार कौशल के भरोसे वो कक्षा में जाएंगे तो क्या वो प्रभावी अध्यापन कर पाएंगे? क्या वो विद्यार्थियों को संतुष्ट कर पाएंगे? क्या विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? नहीं। बात समझे? एक अच्छे अध्यापक को धैर्यशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन विषय संबंधी ज्ञान आप इन सारे विकल्पों में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा। बात समझ आ गई? यानी कि हम एक विशेषता क्या कहेंगे, सहज ही जो प्राथमिक आवश्यकता है, सबसे प्रमुख विशेषता आप कह लीजिए कि एक अच्छे अध्यापक को अपने विषय को लेकर, जिस विषय को वो पढ़ाते हैं, जो विषय उन्हें पढ़ाना है, उन्हें अपने विषय में निपुण होना चाहिए। यानी कि शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। क्या कहेंगे? विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए, यह प्राथमिक आवश्यकता है। दूसरी विशेषता हम क्या कहेंगे कि अध्यापक को अपने उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए कि मेरे शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे कैसे पढ़ाना है, यह अध्यापक को स्पष्ट होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो एक विशेषता हम क्या कहेंगे कि अध्यापक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। क्या कह सकते हैं? उद्देश्य स्पष्टता। इसमें क्या? क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, अध्यापक को ये आना चाहिए। ये उद्देश्य अध्यापक का स्पष्ट होना चाहिए। एक विशेषता हम ये कहेंगे एक अच्छे अध्यापक की कि अध्यापक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक को कक्षा के वातावरण को सदैव अधिगम के अनुकूल बनाए रखना होता है।
एक अच्छे अध्यापक को अपनी कक्षा के वातावरण को सदैव ऊर्जावान बनाए रखना होता है। तो एक विशेषता क्या कह सकते हैं, एक अच्छे अध्यापक की कक्षा का वातावरण ऊर्जावान बनाए रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लंबी अवधि की कक्षाएं होती हैं, लंबी अवधि की कक्षाओं में विद्यार्थी ऊब जाते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता होती है कि अध्यापक किसी भी प्रकार से कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण बनाए। कोई चुटकुला सुना दिया, विद्यार्थियों को किसी बात से हंसा दिया, जैसे ही विद्यार्थी हंसेंगे तो वो जो मोनोटोनी है, वो जो एक रास्ता है, वो टूट जाएगी और विद्यार्थियों में पुनः क्या होगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये बिंदु हम कक्षा में भी पढ़ते हैं जब हम शिक्षण सिद्धांतों को पढ़ रहे होते हैं, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। वहां हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में एक सिद्धांत पढ़ते हैं, मनोरंजन का सिद्धांत। जैसे शिक्षण में भी हमने पहले भी बात की है, आगे भी हम बात करते हैं एजुटेनमेंट के सिद्धांत की, यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, शिक्षा और मनोरंजन। बिंदु स्पष्ट है। तो एक अच्छे अध्यापक को कक्षा का जो वातावरण है उसे ऊर्जावान बनाए रखना होता है, जिससे विद्यार्थी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार रहें, एक्टिव पार्टिसिपेंट रहें, विद्यार्थी संलग्न रहें। विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर ना रह जाएं, विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय रहें। विद्यार्थी सक्रिय होंगे तो वो चीजों को ग्रहण कर रहे होंगे, अध्यापक को ध्यान से सुन रहे होंगे, वास्तविक अधिगम कर रहे होंगे। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। और मैं कई बार कक्षा में यह कह चुका हूं, यदि विद्यार्थी वास्तविक अधिगम करते हैं, इसका मतलब है कि अध्यापक का अध्यापन प्रभावी है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सफल हुई है। बिंदु स्पष्ट है। साथ ही आप ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को सकारात्मक बनाए रखे, या आप ये कहिए सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करें। सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करें, विद्यार्थियों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जब तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए हो, तो विद्यार्थियों में, जैसे हम विकास के चरणों को लेकर पढ़ते हैं ना, कि विकास की गति कभी उच्च होती है, कभी निम्न होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक ऐसे ही विद्यार्थी के साथ भी है। विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। कभी वो बहुत अधिक प्रोत्साहित होता है, तो कभी उसने अभ्यास कर लिया, कोई प्रश्न सही नहीं हुआ तो विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाता है। तो अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक अपनी कक्षा में निरंतर सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करते रहें, विद्यार्थियों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। बात समझ आ गई? ये भी एक अच्छे अध्यापक की विशेषता है। एक साथ ही इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है कि सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करना चाहिए। इसी से एक व्यक्ति की बात हमने पहले भी की है, C.L. हल या क्लार्क लियोनार्ड हल। पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो क्लार्क एल हल लिखा मिलता है या C.L. हल लिखा मिलता है। उनका एक सिद्धांत था, 1915 में उन्होंने सिद्धांत दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। वो प्रबलन का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यार्थी यदि कक्षा में वांछित व्यवहार करता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी की प्रशंसा करे, उपयुक्त अवसर आने पर विद्यार्थी को पुरस्कृत करे, विद्यार्थी का सम्मान करे, विद्यार्थी की प्रशंसा करे। इससे क्या होता है कि जो अन्य विद्यार्थी हैं कक्षा के, वो भी अधिगम करने के लिए और वास्तविक अधिगम करने के लिए प्रेरित होते हैं। बात समझ आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए और उपयुक्त अवसर आने पर उनको पुरस्कृत भी करना चाहिए। क्या कह सकते हैं? वांछित व्यवहार के लिए प्रशंसा करना और
उपयुक्त अवसर पर या उपयुक्त अवसर आने पर पुरस्कृत करना। बात समझ आ गई? इससे क्या होता है कि बाकी विद्यार्थी भी वास्तविक अधिगम करने के लिए अध्यापक से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। बात समझे? प्रत्येक विद्यार्थी क्या करता है, अपने अध्यापक को आदर्श व्यक्ति के रूप में देखता है। अपने अध्यापक को अपना आदर्श बनाते हैं विद्यार्थी। तो यदि अध्यापक और विद्यार्थी इन दोनों के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा तो एक आप कहिए सद्भावपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। अध्यापक विद्यार्थी की यदि उसकी किसी अच्छी चीज के लिए भी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, शाबाश, ऐसे प्रदर्शन को बनाए रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इससे विद्यार्थी और अच्छा अधिगम करने के लिए, और अच्छे से पढ़ने के लिए, और मेहनत करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। और यदि विद्यार्थी का कक्षा में प्रदर्शन बेहतर है तो कोई उपयुक्त अवसर ऐसा आया कि अध्यापक ने उन्हें सम्मानित कर दिया, उन्हें कोई पुरस्कार दे दिया, तो वो विद्यार्थी तो निरंतर आगे के लिए उस पुरस्कार से ऊर्जा प्राप्त करता रहेगा। बाकी विद्यार्थी भी अध्यापक द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, अध्यापक द्वारा पुरस्कृत होने के लिए प्रेरित होंगे, और वो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, वो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी वास्तविक अधिगम करेंगे। और अंतिम उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी वास्तविक अधिगम करें। बात समझ आ गई यहां तक की? तो एक अच्छे अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए यदि विद्यार्थी का व्यवहार वैसा है। यदि विद्यार्थी का वांछित आचरण है तो अध्यापक को विद्यार्थी की प्रशंसा करनी चाहिए। उसका प्रदर्शन पुरस्कार के योग्य है तो जरूर उसको सम्मानित किया जाए। बात समझ आ गई? एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को अपनी कक्षा में विविधता का समावेश करना चाहिए, रोचकता का समावेश करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जो विषय वस्तु पढ़ाई जाए, जो बिंदु उन्हें पढ़ाया जाए, वो रोचक होना चाहिए। क्या कह सकते हैं कि शिक्षण में विविधता तथा रोचकता का समावेश हो, जिससे कक्षा में जो अंतिम सीट पर बैठने वाला विद्यार्थी है, जो अंतिम छोर पर बैठा विद्यार्थी है, उसको भी समान लाभ मिले, उसको भी समान अवसर मिले। बात समझ आ गई? एक विशेषता हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी त्रुटियों को समझकर, उनके अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी के अधिगम की दिशा गलत हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि अध्यापक क्या करते हैं, अपने विद्यार्थी के उस अधिगम की गलत दिशा को ठीक करते हैं, लेकिन उसके लिए उसे समझना होगा पहले कि विद्यार्थी के अधिगम में त्रुटि कहाँ है, गलती कहाँ है, खामी कहाँ है, उस गलती का मूल कारण क्या है। बात समझ पाए? जब हम शिक्षण अभिव्यक्ति पढ़ेंगे तो हम दो बिंदु पढ़ रहे होंगे कि शिक्षण निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक है, और शिक्षण उपचारात्मक है, थेराप्यूटिक है। बात समझे? तो निदानात्मक है क्यों? क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों की विषय संबंधी कठिनाइयों को समझते हैं, उसके बाद उनका मार्गदर्शन करते हैं। और जब हम उपचारात्मक की बात करेंगे, थेराप्यूटिक की बात करेंगे, तो इसमें अध्यापक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनको दूर करते हैं, उनका उपचार करते हैं। तो एक अच्छे अध्यापक की एक विशेषता आप क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं को समझना, उन्हें दूर करना। अब यहां तक की स्थिति कैसे पहुंचती है, ये स्थिति उत्पन्न कैसे होती है? मान लीजिए अध्यापक और विद्यार्थी, हमने बात की है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का होना।
विचारों का आदान प्रदान होता है। हमने संचार में यह सीखा था कि हमारा समाज कैसे बनता है, जिसके साथ भी आप पाएंगे कि आपका विचारों का आदान प्रदान अधिक होगा, आप उस व्यक्ति के बारे में बेहतर समझ बना पाएंगे। आप उस व्यक्ति के बारे में बेहतर समझ बना पाएंगे, यानी कि आपके संबंधों का विकास होगा। संबंध विच्छेद कैसे होते हैं? ठीक यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि संचार को रोक देते हैं, संचार में बाधा आती है, संचार की प्रक्रिया रुक जाती है और क्या होता है? संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाते हैं। तो अध्यापक से विद्यार्थी अपनी अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को मुक्त भाव से बता सके, बिना किसी भय के बता सके, उसे आघात का कोई डर ना हो। इसके लिए क्या आवश्यक है कि अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य में मधुर संबंध विकसित होने चाहिए, एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनेगा, इसकी अधिक जिम्मेदारी अध्यापक के ऊपर होती है। तो एक अच्छे अध्यापक की विशेषता में आप यह भी कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक के अंदर विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए, विद्यार्थियों के साथ मधुर संबंध विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। विकसित करने की क्षमता। अब ऐसे मानिए कि अध्यापक के पास यह क्षमता है कि वो विद्यार्थियों के साथ संबंध तो विकसित कर लिए, लेकिन विद्यार्थियों को साथ ही ये पता है कि अध्यापक को हमारे कल्याण की चिंता तो है नहीं। यदि ऐसा है तो भी क्या होता है कि इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उतने बेहतर संबंध विकसित नहीं हो पाते। यानी कि अध्यापक के अंदर विद्यार्थियों के कल्याण को लेकर चिंता भी होनी चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के कल्याण को लेकर चिंतित हो। विद्यार्थियों के कल्याण की चिंता होनी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार विद्यार्थियों के साथ में अध्यापक को संवेदनशील होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी समस्या नहीं है, उस अधिगम पर जो प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है वो कोई अन्य तनाव है, विद्यार्थी का कोई अन्य समस्या है। और इस आयु वर्ग का जो विद्यार्थी है, आप जिस आयु वर्ग में हैं, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि इस आयु वर्ग को देखेंगे तो इस आयु वर्ग का जीवन कैसा है? संवेगात्मक जीवन है, उसमें संवेगात्मक अस्थिरता है। अभी इसी आयु का बालक किसी के प्रेम में पड़ेगा, और जब वो प्रेम में पड़ेगा तब भी क्या होगा? उसका रथ जमीन से 3 फीट ऊपर चल रहा होगा, जिसका प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ेगा। अब यदि उसमें संयोग है या उसमें कभी वियोग आ गया, तब भी देखेंगे आप क्या होगा? उसके संवेग एकदम चरम पर होंगे, उससे भी उसका अधिगम प्रभावित होगा। बात समझ पाए? तो अध्यापक के पास में वो संवेदना होनी चाहिए विद्यार्थी के प्रति। तो एक गुण क्या कह सकते हैं आप? एक अच्छे अध्यापक में संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए। संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए। साथ ही एक विशेषता प्रमुख आप क्या कहेंगे कि एक अच्छे अध्यापक को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। इसी में आप कह पाएंगे एक अच्छे अध्यापक को समय का पाबंद होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक को समय से अपनी कक्षा में पहुंचना चाहिए, समय से अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। अब मान लीजिए अध्यापक ही अपनी कक्षा में देर से पहुंचते हैं, तो क्या वो विद्यार्थियों को कक्षा में समय से आने के लिए कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे, यानी कि कक्षा व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, घर में अपने परिवार के लोगों को जो आचरण करते हुए देखता है वैसे ही वो उनका अनुकरण करता है, वैसा ही आचरण वो करता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि यदि बालक को कोई वांछित व्यवहार सिखाना है तो उस व्यवहार के अनुसार पहले उसका जो वातावरण है, उसका जो समाज है, उसके लोगों को आचरण करना होगा।
यानी कि उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें वैसा आचरण करना होगा। बात समझ आ गई यहां तक की? तो एक अच्छे अध्यापक को समय का पाबंद होना चाहिए। यदि अध्यापक अपनी कक्षा को समय पर शुरू करते हैं, समय पर कक्षा में पहुंचते हैं, तो वो विद्यार्थियों को समय पर आने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। बात समझ आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, एक अच्छे अध्यापक को समय का पाबंद होना चाहिए, एक अच्छे अध्यापक का जैसा कक्षा में व्यवहार है वैसा ही व्यवहार उनका समाज में हो, वैसा ही व्यवहार उनका कक्षा के बाहर हो, विद्यालय के बाहर हो। मान के चलिए कि एक अध्यापक ऐसे हैं जिनका कक्षा में व्यवहार जैसा है वैसा व्यवहार बाहर नहीं है, ऐसे अध्यापक को भी विद्यार्थी अपना आदर्श नहीं बनाते हैं। कक्षा में कुछ अलग व्यवहार है, बाहर कुछ अलग व्यवहार है। बात समझे? एक आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को या एक अच्छे अध्यापक का जो व्यवहार है वो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। अध्यापक कभी ये नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, तो उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय वो पहले से ये मान कर चलें कि ये तो नहीं पढ़े होंगे, इस क्षेत्र के हैं, ये नहीं पढ़ते। या अध्यापक की किसी विद्यार्थी के अभिभावक से, पिता से या माता से अनबन है, विचार नहीं मिलते हैं, उसका प्रभाव ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है, ले इसकी उत्तर पुस्तिका की जांच करते, ले कम नंबर देता हूं इसको। ये नहीं होता। किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे हम जब अध्यापक पात्रता परीक्षा में बात करते हैं तो वहां एक बिंदु आता है लैंगिक पूर्वाग्रह को लेकर, कि यदि कोई अध्यापक ये कहते हैं विद्यालय में विद्यार्थियों से कि चाय बना के लाओ, और अध्यापक ये कह रहे हैं कि नहीं लड़कियां ही चाय अच्छी बनाती हैं, इसका मतलब है कि वो किससे ग्रस्त हैं? वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। बात समझ आ गई यहां तक की? तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छे अध्यापक का कक्षा में व्यवहार किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तो एक अच्छे अध्यापक की विशेषता आप क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। बात समझे? हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं उन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कभी कोई बिंदु समझाना हो, कोई चीज ऐसी है जो समझानी है विद्यार्थियों को, कोई आकृति दिखाने की आवश्यकता हो, तो वो उस आकृति का, उस प्रतिमान का प्रयोग करें जिससे उनका शिक्षण बेहतर हो सके, विद्यार्थियों का अधिगम, वास्तविक अधिगम हो सके। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को अपने अध्यापन में शिक्षण सहायक सामग्री का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। एक अंतिम बिंदु लिख लीजिए। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। बात समझ आ गई? और बहुत सारे बिंदु आपके दिमाग में आ सकते हैं कि अध्यापक अपने अध्यापन के प्रति गंभीर हों, अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित हों। आपके मन में आ सकता है कि अध्यापक विद्यार्थियों की सफलता के प्रति प्रतिबद्ध हों, एकदम कमिटेड हों, अध्यापक धैर्यशील हो, और बहुत सारे बिंदु हैं। इन चर्चाओं के दौरान हमारा प्रयास क्या रहता है कि आप जिस बिंदु को लेकर चर्चा शुरू की गई है उस बिंदु के बारे में एक व्यावहारिक समझ का विकास कर पाएं, आपके खुद के मौलिक विचार बन पाएं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इतने बिंदु एक अच्छे अध्यापक की विशेषताओं के बारे में पढ़कर आपके विचार बने होंगे, आप अपने स्तर पर भी कुछ बिंदु अब सोच पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, रुचिकर रही होगी, कुछ नया तो आपने सीखा ही होगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।